नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 की खास पेशकश स्पोर्ट्स अड्डा में। आज स्पोर्ट्स अड्डा में हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में। दरअसल इंग्लैंड के साथ खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है और इसमें कई चौंकाने वाले खिलाड़ियों का भी नाम शामिल है। दरअसल एक बार फिर मोहम्मद शमी की 17 महीने के बाद जो है टीम इंडिया में वापसी हुई है। वहीं सूर्य कुमार यादव जो है टीम इंडिया के कप्तान बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अक्षर पटेल को टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया है, जबकि लगातार हार्दिक पांड्या को लेकर के चर्चा चल रही थी कि शायद वो वाइस कैप्टन होंगे। लेकिन चौंकाने वाली खबर बीसीसीआई की और सेलेक्टर्स की कि यहां पर अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। साथ ही साथ कई बदलाव भी किए गए हैं। जब हम पिछले सीरीज में देख रहे थे उससे कई नए खिलाड़ी जो है यहां पर देखने को मिले हैं और संजू सैमसन पर एक बार फिर से जो है टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने भरोसा जताया है और मेन विकेट कीपर के तौर पर उन्हें एक बार फिर से टीम इंडिया में जगह मिली है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिला है और नहीं मिला है। पहले इस प्लेट को देखिए। तो इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। 22 जनवरी से खेले जाने वाली सीरीज के लिए मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में हुई वापसी। 14 महीने बाद वह नीली जर्सी पहने दिखेंगे शमी। कटने की चोट के कारण 1 साल तक मैदान से दूर रहे शमी। सूर्य कुमार यादव है टीम के कप्तान। अक्षर पटेल को बनाया गया टीम का उप कप्तान। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को टीम से रखा गया है बाहर। नीतीश रेड्डी को मिली T20 टीम में जगह। टीम इस प्रकार है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, संजू सैमसन विकेटकीपर, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल जिन्हें उप कप्तान बनाया गया है। वहीं अगर हम बॉलरों की बात करें तो बॉलरों में अर्शदीप सिंह का नाम सामने है। साथ ही साथ कई और भी बदलाव किए गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। तो इंग्लैंड के साथ खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। इसमें कई खिलाड़ियों को मौका मिला है, वहीं कई खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर रखा गया। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, जिस तरीके से लगातार हम चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे कि अब घरेलू सीरीज है, T20 सीरीज है, क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? और साफ तौर पर कई बदलाव भी यहां पर देखने को मिले हैं, कई नए चेहरों को मौका मिला है। लेकिन अगर हम सबसे पहले ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर बात करें तो शुभमन गिल और जायसवाल को टीम से बाहर रखा गया। अभिषेक शर्मा जो है वो टीम में बने हुए हैं। साथ ही संजू सैमसन जो है वो टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर है। क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को अगर हम देखें तो इन्हें क्यों बाहर किया गया? क्योंकि जायसवाल लगातार बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी जगह पर बाकियों को भरोसा जताया गया है। अनिकेत, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ही पिछले टेस्ट सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। तो हो सकता है कि 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज होती है बहुत बड़ा होता है, 1 महीने के करीब ये चलता है, तो इस कारण से हो सकता है उनको आराम दिया गया हो। वरना T20 में निकालने का खासकर यशस्वी जायसवाल को और शुभमन गिल को कोई औचित्य नहीं है। एक आराम के लिए ही कहा जा सकता है और हो सकता है कि अगले महीने जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको लेकर जो मैच चल रहा है, होने वाला है, सीरीज होने वाला है, उसके लिए भी आराम दिया गया है टीम में। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस टीम में इंडिया जो है अपने जो ओपनिंग प्लेयर है उससे छेड़छाड़ खासकर T20 में नहीं करना चाहती हो, क्योंकि जो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के जगह पर यहां पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया था। मेरा भी एक यही सवाल है कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन यही समीकरण बनाकर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या यही समीकरण बनाकर इंडिया टीम जो है आगे
आगे चलना चाहती है, ये एक सवाल रहेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टीम इंडिया के अगर ओपनिंग कॉम्बिनेशन की हम बात करें, अभी हम संजू सैमसन की बात करें, लगातार उन्हें कई मौके दिए गए, लेकिन अगर पिछली सीरीज में हमने देखा तो वो बेहतर प्रदर्शन किया उन्होंने, और इसी का ये नतीजा है कि उन्हें इस बार भी मौका मिला है। लेकिन क्या यहां पर बीसीसीआई क्या सोच रही है, ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अभी तो आपने हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि जायसवाल को शायद अगले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी आराम दिया गया क्योंकि वो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल करके आए, लेकिन बीसीसीआई क्या सोच रही है, सेलेक्टर्स क्या सोच रही है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस तरीके से अभी अभिषेक शर्मा और यहां पर संजू सैमसन से ओपनिंग कराया जा रहा है, आगे भी यही पेयर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बात तो फिक्स है। शुभमन गिल का अगर हम नहीं कह सकते कि यहां पर टी20 या फिर उसमें उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन जायसवाल एक बड़े दावेदार है क्योंकि वो लगातार बढ़िया खेलते आ गए। अब अगर इस सीरीज में अगर ये दोनों बढ़िया कर जाते हैं, 5 मैचों की टी20 सीरीज है, तो फिर यहां पर सिरदर्द हो जाएगा सेलेक्टर्स के लिए कि आखिर किन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि जायसवाल बेहतरीन प्लेयर है, या फिर बीसीसीआई या सेलेक्टर ये सोच रही होगी कि लेफ्ट एंड राइट का जो है वो कॉम्बिनेशन बनाया जाए, इसलिए यहां पर जायसवाल को बाहर अभी फिलहाल आराम दिया गया है। बाहर हम नहीं कह सकते क्योंकि उनका फॉर्म काफी अच्छा रहा है, शायद उन्हें आराम दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर जो है इन दोनों को मौका दिया गया है कि इन दोनों को टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम टीम इंडिया में देखें तो कई ऐसे प्लेयर हैं जो टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं और लगातार उनको जो है मौका भी मिल रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा सकता है बीसीसीआई की तरफ से और सिलेक्टर्स की तरफ से। यशस्वी जायसवाल को टीम में ना रखने का एक और भी क्वेश्चन मतलब उठ सकता है इसमें, क्योंकि अभी तक यशस्वी जायसवाल टेस्ट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, टी20 में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, 700-800 के करीब रन बना चुके हैं, 30-35 के करीब से ज्यादा का एवरेज है उनका, और स्ट्राइक रेट भी बहुत ही शानदार रहता है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उसमें भी यशस्वी जायसवाल का आज तक वनडे डेब्यू नहीं हो सका है, यही सबसे बड़ी बात है। और फिर भी इस टी20 सीरीज में खासकर इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा मायने नहीं रख सकती है। हो सकता है कि रैंकिंग में ऊपर नीचे इस सीरीज से हो सके, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रैक्टिस का मौका मिल जाए, लेकिन इस सीरीज ज्यादा प्रभावित नहीं करने वाली है लॉन्ग टर्म में। लेकिन जिस तरीके से हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, वहां पर जैसे हम वनडे मैचेस की बात कर रहे हैं कि अभी तक उन्हें वनडे मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। अगर हम वनडे की बात करें तो एक तरफ आपके रोहित शर्मा जो है वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि आखिर बल्लेबाजी कौन करने आएगा। तो रोहित शर्मा के साथ जो सबसे बड़ी दावेदारी जो है यहां पर शुभमन गिल पेश करते हैं, क्योंकि उनका वनडे का रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। तो एज ए अगर सेकंड ओपनर की अगर हम बात करें तो शायद यहां पर एज ए विकेट कीपर जिस तरीके से लगातार बल्लेबाजी अभी फिलहाल के हालिया मैचों में जो है संजू सैमसन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको रखा जा सकता है, क्योंकि अभी जायसवाल को शायद वनडे टीम के लिए और भी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये दोनों ओपनिंग जो है वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस सीरीज को लेकर के जिस तरीके से यहां पर अंकित जो चयन किया गया, इसमें 2-3 जो है सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से हमने अभी जायसवाल के बारे में चर्चा किया, हम यहां पर हार्दिक पांड्या के बारे में भी देख रहे हैं। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को तो कप्तान बनाया गया है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात है कि यहां पर अक्षर पटेल को जो है वाइस कैप्टन बनाया गया है। हमने देखा था कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी भी दी गई थी बीच में, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है, लेकिन अब वाइस कैप्टन लग रहा था कि यहां पर हार्दिक पांड्या होंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि अक्षर पटेल को जो है वाइस कैप्टन बनाया गया। यह बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नजर आ रहा है अंकित। ये आउट ऑफ द बॉक्स की तरह ही है, लेकिन उनके जो हालिया फॉर्म है, खासकर टी20 इवेंट में, वनडे में और पिछले सीरीज में भी देखा जा सकता है कि अक्षर पटेल ने शानदार प्रदर्शन किया था। चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ही कहा, जहां पर सब बल्लेबाज जो ओपनिंग से लेकर मध्यम क्रम में सब बल्लेबाज धाराशाही हो रहे थे, तो एक छोर से अक्षर पटेल टिके रहे, विराट कोहली के साथ मिलकर उन्होंने फाइनल में, टी20 के फाइनल में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया था, शानदार प्रदर्शन किया था। और कहा जा सकता है कि इंडिया की जीत में उनकी जो बल्लेबाजी थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। यही पारी अगर अक्षर पटेल, इसी पारी को देखते हुए बहुत सारे खिलाड़ियों को इनाम दिया गया, तो अक्षर पटेल के इसे इनाम के तौर पर ही देखा जा सकता है, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जो अक्षर पटेल के कद के खिलाड़ी है उनको सीधे सीधे उपकप्तानी की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। बात रही हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या एक कहा जा सकता है कि अगर उनको उपकप्तानी
भी मिलती तो उनका कद छोटा हो जाता, क्योंकि आईपीएल में वो मुंबई जैसे बड़े टीम के जो टीम 5 बार चैंपियन रह चुकी है, इसके अलावा गुजरात टाइटंस को उन्होंने एक बार चैंपियन बनाया, एक बार अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने, और मुंबई इंडियंस में उनकी कप्तानी की सब लोग तारीफ करते ही है। तो हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाना, यह हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी के कद के साथ कहा जा सकता है कि एक तरीके से धोखा हो सकता है। इसीलिए हार्दिक पांड्या या तो कप्तान बनेंगे या फिर एक मोटिवेटर के तौर पर जो टीम में एक शानदार खिलाड़ी है उस खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत रहेंगे, एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत रहेंगे। टीम के खिलाड़ियों का जो जूनियर खिलाड़ी है जो डेब्यू कर रहे हैं, जो कुछ मैच खेले हैं, उनको वो मोटिवेट करते रहेंगे। कहा जाता है मार्गदर्शक मंडली वो राजनीतिक लहजा है, उनको इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है क्रिकेट के तौर पर, लेकिन मार्गदर्शक मंडली में ही हार्दिक पांड्या की उम्मीद की जा रही है। और टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी है सूर्य कुमार यादव, और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी है। हार्दिक पांड्या 2016 से डेब्यू किया था, जबकि जो सूर्य कुमार यादव है उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया, और लेकिन हार्दिक पांड्या से वो सीनियर खिलाड़ी नहीं है, इसीलिए हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाना उनके साथ अन्याय होगा, इसीलिए उनको नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है अंकित, जिस तरीके से हमने देखा है कि सचिन तेंदुलकर भी यहां पर उनके अंडर में कैप्टनसी करते हुए, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में खेलते हुए नजर आए हैं। यहां पर ईगो क्लैश की कोई बात नहीं होगी, ये तो मैनेजमेंट का फैसला है। लेकिन हम जिस तरीके से अनुभवी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, एक प्लेयर जो है वो वापसी करते हुए नजर आ रहा है, जिस सबकी निगाहें उस पर थी कि आखिर कब वो कमबैक करने वाले हैं, वो है मोहम्मद शमी। जिस तरीके से 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था और लगभग साल 1.5 साल के बाद उनकी वापसी हो रही है, और T20 में उनकी वापसी हो रही है। बिल्कुल सही फैसला लिया गया बीसीसीआई की तरफ से। ये पहला छोटा फॉर्मेट होगा, यहां पर वो 4 ओवर गेंदबाजी करेंगे, वो रिदम में आ जाएंगे जो लय चाहिए। शायद इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनकी वापसी हो जाएगी। ये एक अच्छा कॉल देखने को मिल रहा है बीसीसीआई और सिलेक्टर की तरफ से, क्योंकि हमने देखा अभी जो घरेलू सीरीज चल रहा था वहां पर वो काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। हर सीरीज में वो खेलते हुए नजर आया और अच्छी स्पीड से गेंदबाजी भी कर रहे थे और विकेटें भी गिरा रहे थे। तो ऐसे में ये जो बड़ा अच्छा कॉल लिया गया है कि मोहम्मद शमी की वापसी की जा रही है, वो भी T20 फॉर्मेट में, क्योंकि वो रिदम में पहुंच जाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक बड़ा ही एसेट साबित होंगे जब एक तरफ से बुमराह गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और दूसरी तरफ से मोहम्मद शमी। तो ये बड़ा ही अच्छा कॉल देखने को मिल रहा है, टीम इंडिया के लिए भी बहुत ही बेहतर होगा। अंकित, पिछले कई महीनों से, या यूं कहे वर्ल्ड कप के बाद से, जो 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल था उसके बाद शमी पूरे मैदान से बाहर थे, चाहे वो ब्लू ड्रेस हो या फिर व्हाइट ड्रेस हो, सभी सीरीज से बाहर थे। उम्मीद की जा रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले फिट हो चुके थे। 45 ओवर तक उन्होंने रणजी ट्रॉफी में गेंदबाजी की थी और अपने फिटनेस को दिखाया था। बावजूद इसके इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनका चयन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उनका चयन हो गया है और इसी प्रदर्शन के आधार पर जो शमी का देखा जाएगा कि T20 में उनकी गेंदबाजी कैसी रहती है। पहले 4 ओवर से हो सकता है बीसीसीआई या सिलेक्टर्स की यही सोचो कि 4 ओवर की गेंदबाजी कराकर देखेंगे। 5 मैचों का सीरीज है, लंबा सीरीज है, 4 ओवर में कैसी गेंदबाजी करते हैं। अगर इसमें शानदार गेंदबाजी करते हैं तो फिर अगले महीने होने वाले जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें उनका चयन हो सकता है। और मतलब ये इसे एक प्रैक्टिस के तौर पर ही दिया जा रहा है। अगर हो सकता है कि शमी अगर शानदार गेंदबाजी करे तो वो 5 मैच ना खेले, क्योंकि इसके बाद फिर से उनको बीसीसीआई अपने अंडर में लेकर वर्ल्ड कप के लिए जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए तैयार करेगी और टीम को मजबूती दे सकते हैं। वनडे में उनकी गेंदबाजी का कोई जोड़ नहीं है, ये एक बात साफ है। 2023 का वर्ल्ड कप जो है इसका गवाह रहा है, क्योंकि उनसे बेहतर पूरे वर्ल्ड कप में किसी ने गेंदबाजी नहीं की थी। चाहे मिडिल ओवर में आना, स्टार्टिंग में आना या फिर डेथ ओवर में आना, सभी ओवरों में आकर उन्होंने विकेट चटकाए थे और ऑपोजिशन टीम को प्रेशर में भी ढकेला था। उसी तरह बुमराह और शमी, अभी एक बात और है कि बुमराह जो है, कहा जा रहा है कि उनकी चोट, ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मैच में उनको चोट लगी थी, उस चोट के बाद उनको टीम से हो सकता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ मैच है वो बुमराह ना खेले। तो बुमराह की कमी को खत्म करने के लिए या मिटाने के लिए शमी को T20 से स्टार्ट दिया जा रहा है और फिर उसमें जो विश्व चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें टीम को मौका दिया जा सकता है। और यही सवाल भी है कि आखिर शमी को क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खिलाया। कम से कम 1 या 2 मैच खिलाकर टेस्ट सीरीज में भी उनके फिटनेस लेवल को देखा जा सकता था। आप भी इस पर अपनी राय थोड़ी सी दे सकते हैं कि शमी को
क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मौका दिया जा सकता था? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से वो लगातार मैचेस खेलते हुए नजर आ रहे थे, ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें मौका दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि उनको लेकर के रोहित शर्मा का भी बयान आया था कि वो अगर पूरी तरीके से फिट है तो वो टीम इंडिया में आ सकते हैं, लेकिन शायद और वो मैचेस खेलना चाहते थे। बीसीसीआई कुछ और सोच रही थी क्योंकि उनको लगा कि अभी उनकी जरूरत नहीं है। और अब जिस तरीके से हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह पहले 3-4 मैच अगर 1-2 मैच मिस करते हैं तो टीम इंडिया के लिए बहुत ही बड़े एसेट साबित होंगे मोहम्मद शमी। क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से हम बात करते हैं कि एक तरफ मोहम्मद शमी होने चाहिए, दूसरी तरफ यहां पर बुमराह होने चाहिए, तो अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो यहां पर शमी का होना काफी जरूरी, क्योंकि एक साइड अगर आप सिराज को लेकर के चलते हैं, दूसरी तरफ हो सके आप अर्शदीप सिंह को लेकर के जाएंगे, लेकिन एक आपके पास पुराने अनुभवी बॉलर होने चाहिए। और मोहम्मद शमी के बारे में हर कोई जानता है वो किस तरीके के गेंदबाजी जो है वो करने के लिए जाने जाते हैं। तो बिल्कुल ये सही है कि यहां पर बीसीसीआई सिलेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि ये वार्म अप मैच की तरह उन्हें खिलाया जाए। 3-4 मैच जब वो खेल लेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, उसके बाद उनका चयन करना, वो बहुत बड़े प्लेयर है और साफ तौर पर वो टीम इंडिया पे आएंगे तो बेहतरीन प्रदर्शन जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम और अगर अंकित हम चर्चा करें बाकी टीममेट्स के बारे में जो भी यहां पर सेलेक्ट हुए, अगर हम ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर हार्दिक पांड्या को हम जानते हैं बैट और बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन नीतीश रेड्डी जिन्हें नए चेहरे को एक बार फिर से मौका मिला है, जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि टफ कंडीशन में उन्होंने शतक जड़ा और उन्हें यहां पर मौका दिया गया है, तो उन पर भी सबकी निगाह होगी किस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ कई ऑलराउंडर है, हम अक्षर पटेल की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर भी है, वो भी बल्ले से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो 2-3 ऑलराउंडर जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाले, और सबसे बड़ा ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश रेड्डी को यहां पर 15 में जगह मिली है, क्या उन्हें टीम इंडिया के 11 में जगह मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि सबकी निगाहें इस पर होगी। जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी की, सबकी निगाहें देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है कि उन्हें टीम 11 में जो है जगह मिल सकती है अंकित? बिल्कुल, नीतीश रेड्डी के बारे में चर्चा करना बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि नीतीश रेड्डी एक ऐसे प्लेयर है जो स्पार्क की तरह नजर आते हैं। चाहे उनको इवेंट कोई भी दे दिया जाए, टेस्ट में वो शानदार खेलते हैं, वनडे में वो शानदार खेलते हैं, इस बार T20 में भी उनकी बल्लेबाजी रही आईपीएल में, तो वो अपने परफॉर्मेंस से धमाल मचा ही चुके हैं। इस बार T20 में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ध्यान देने वाली बात होगी। लेकिन एक बात और है, इस टीम में जो एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे थे, जिनको परफॉर्मेंस की चर्चाएं भी होती थी और खुद भी अपने आप को लेकर बयान देते रहते थे, वो है रियान पराग। रियान पराग पर भी चर्चा करना जरूरी है, उनको भी टीम से बाहर कर दिया गया है। रिंकू सिंह का पिछले सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस नहीं रहा था, इसके बाद उनको रखा गया, लेकिन रियान पराग जैसे खिलाड़ी को टीम में ना रखना यह बहुत बड़ी बात है। और खासकर मुझे ऐसा जहां तक लग रहा है कि नीतीश रेड्डी की और रियान पराग की तुलना में नीतीश रेड्डी आगे निकल गए, इसीलिए उनकी जगह, क्योंकि दोनों ही ऑलराउंडर है और एक तरीके से हार्दिक पांड्या की जगह कोई नहीं ले सकता, ये एक बात फिक्स है। और रियान पराग की जगह लेने के लिए नीतीश रेड्डी पूरी तरह से तैयार है। एक तो नीतीश रेड्डी के पक्ष में ये चीजें जाती है कि वो फास्ट बॉलर है, मतलब बहुत, और उनका हालिया फॉर्म भी जो है काफी बेहतर चल रहा है। अगर हम यहां पर जिस तरीके से रियान पराग की बात करें, उनका हालिया फॉर्म और पिछला सीरीज उतना कुछ अच्छा गया नहीं था, तो यही एक कारण है कि वो ऑलराउंडर दोनों है, क्योंकि ज्यादा बॉलिंग करते हुए रियान पराग नजर नहीं आते, लेकिन नीतीश रेड्डी के साथ देखा जाता है कि वो बॉलिंग भी अच्छे खासे स्पीड में जो है वो डाल लेते हैं। यही एडवांटेज मिला कि उनका हालिया फॉर्म और जिस तरीके से वो थोड़ी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं अंकित, यही लगता है कि उनका टीम में चयन किया गया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर विकेट भी चटकाए हैं, रन भी बनाया है। और ऑस्ट्रेलिया की जो पिच होती है वो बहुत आसान नहीं होती है बल्लेबाजों के लिए, उछाल भरी पिच होती है, तेज पिच होती है, पिच पर घास रहती है, इसके अलावा आउटफील्ड होता है वो स्लो होता है, इसके बाद भी उन्होंने रन बनाए। और इंडिया की पिच और ऑस्ट्रेलिया के पिच में जमीन आसमान का फर्क है, ये सभी लोगों को पता है। इंडिया की पिच जो रहती है बल्लेबाजों के लिए माकूल होती है, बल्लेबाजी के लिए माकूल होती है, आउटफील्ड जो होता है वो फास्ट होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एकदम उसके उल्टा होता है। और रियान पराग जो है अभी तक बहुत बड़ी परीक्षा से नहीं गुजरे हैं, लेकिन नीतीश रेड्डी उन सभी परीक्षाओं को पार करके, खासकर रेड बॉल में वो तेजी से खेलते हैं, और रेड बॉल में अगर जो तेजी से खेलता है उसके लिए व्हाइट बॉल थोड़ी बहुत आसान हो जाती है। और यही कारण है कि जब दो खिलाड़ियों की तुलना की गई, रियान पराग और नीतीश रेड्डी को, तो नीतीश रेड्डी उन दोनों से आगे रियान पराग से आगे निकल गए और उनको टीम में जगह मिल गई। अगर नीतीश रेड्डी अगर T20 में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं इस बार के, तो हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको चांस मिले और एक टीम का अहम हिस्सा हो सकते हैं। इसी तरह हार्दिक पांड्या के लिए भी ये टेस्टिंग वाला सवाल है। और रियान पराग ऐसा नहीं है कि उनको टीम से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है, इस सीरीज के लिए हो सकता है बैठाया गया, फिर अगले सीरीज में मौका मिल जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक
एक जगह को भरने के लिए हमारे 3 से 4 खिलाड़ी जो है, चाहे वो ओपनिंग ऑर्डर ले लीजिए, ओपनिंग में ही आप देख लीजिए, संजू सैमसंग हुए, अभिषेक शर्मा हुए, अभिषेक शर्मा खिलाड़ी है जिन पर चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए, अभिषेक शर्मा हुए, संजू सैमसंग हुए, यशस्वी जायसवाल हुए, शुभमन गिल हुए। एक ओपनिंग स्लॉट को भरने के लिए 4 से 5 ओपनर है, सेकंड राउंड के लिए भी ऐसे ही है, थर्ड पोजीशन के लिए ऐसे ही है, हर पोजीशन को भरने के लिए 4 से 5 खिलाड़ी है। ऋषभ पंत को बाहर कर दिया गया है, यह भी चर्चा का विषय है क्योंकि संजू सैमसंग को लिया गया है। आपको ऋषभ पंत को बाहर करना कितना सही लगता है? ऋषभ पंत की अगर आप बात करें, जिस तरीके से उनका हालिया फॉर्म अगर ऑस्ट्रेलिया में भी हम देखें, बिल्कुल 1-2 इनिंग उन्होंने बढ़िया खेली है, लेकिन अगर हम बात करें कि टीम इंडिया जो है इंग्लैंड के तर्ज पर चल रही है, हमने देखा है कि सबसे पहले इंग्लैंड ने ये फॉर्मेट लाया था कि टेस्ट की जो है टीम बिल्कुल अलग नजर आएगी, वनडे की टीम अलग नजर आएगी, T20 की अलग नजर आएगी। इस तरह से टीम इंडिया भी खेलती हुई नजर आ रही है। सकता है कि हम देख सकते हैं कि अगर वनडे सीरीज जहां पर आए वहां पर ऋषभ पंत सामने आए, लेकिन यहां पर टीम इंडिया जो है वो अलग ही फॉर्मेट की तरह से खेलना चाहती है। वो चाहती है कि T20 का टीम जो है बिल्कुल अलग हो, और ये पूरा माइंडसेट नजर आ रहा है कि ऋषभ की T20 में वापसी जो है वो काफी मुश्किल नजर आ रही है। जिस तरीके से सिलेक्टर्स जो सोच रहे हैं, या तो वो संजू सैमसंग को मौका दे रहे हैं, या फिर जिस तरीके से ध्रुव जुरेल को मौका दिया गया, जिस तरीके से यहां पर अगर हम सहयोगी विकेट कीपर के तौर पर अगर मान ले सेकंड विकेट कीपर के तौर पर, तो ध्रुव जुरेल को टीम में मौका दिया गया है। तो ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि अगर आप संजू सैमसंग को रखते और साथ ही साथ ऋषभ पंत को रखते, तो यहां पर ऋषभ पंत का वेटेज जो है वो ज्यादा होता, आपको ऋषभ पंत को यहां पर खिलाना पड़ता। लेकिन ये बात फिक्स है कि यहां पर फर्स्ट चॉइस जो है फिलहाल अभी संजू सैमसंग देखने को मिल रहे हैं, उन्हें मौका मिल रहा है। और अगर जिस तरीके से अगर हम ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं, अभी 2025 का जो आईपीएल होने वाला है, वहां अगर वो T20 में काफी बेहतर अगर करते हैं, तो शायद उसके बाद उनकी टीम इंडिया में जो है T20 में वापसी हो सकती है। लेकिन चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, हालिया फॉर्म जो है वो देखा जा रहा है, कैसे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अगर विकेट कीपर की अगर बात करें, तो विकेट कीपर के दौर में भी बहुत खिलाड़ी है। आप ध्रुव जुरेल की बात कर रहे हैं, संजू सैमसंग की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, ईशान किशन की बात करें। एक बार जो बीसीसीआई ने उन्हें बाहर किया, उसके बाद से लगातार वो घरेलू सीरीज में कितने भी रन बना रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा। अगर हालिया फॉर्म उनका देख लिया जाए, तो उन्होंने कितने जो है सैकड़े जड़े हैं, 50s बनाए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। तो बहुत लंबी कतार लगी हुई है टीम इंडिया के लिए जो है विकेट कीपिंग के लिए। और संजू सैमसंग को लगातार जिस तरीके से मौका दिया जा रहा था, अभी हालिया फॉर्म उनका काफी अच्छा गया है, तो बीसीसीआई भी भरोसा जता रही है कि आखिर उन्हें ही टीम इंडिया में भी मौका दिया जाना चाहिए T20 में। और साफ तौर पर जिस तरीके से जो मौका है वो भी दिया जा रहा है। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि ये घरेलू सीरीज है, 5 मैचों की T20 की सीरीज है, तो यहां पर जो है फास्ट बॉलिंग की तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पर टर्निंग पिचेस होता है। और टीम इंडिया की अगर हम एक बार नजर डालें, जो स्पिन अटैक है उसकी अगर हम बात करें, तो यहां पर सबसे पहले अक्षर पटेल, उनका स्पिन उतना खासा होता नहीं, लेकिन काफी इंपैक्टफुल होते हैं। लेकिन यहीं पर 3 और भी स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती है, रवि बिश्नोई है, वॉशिंगटन सुंदर है। ये 3 जो है स्पिनर जो है मेन स्ट्रीम के जो है स्पिनर नजर आ रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, इन तीनों में किनको मौका दिया जा सकता है? क्योंकि सभी अलग तरीके के गेंदबाज है और सभी अपना इंपैक्ट जो है वो डालते हुए नजर आते हैं। अंकित, देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वरुण चक्रवर्ती का, उनका पिछला सीरीज जो था शानदार था। वरुण चक्रवर्ती का आईपीएल भी शानदार है। जब उनको 2022 वर्ल्ड कप के बाद वो टीम से बाहर किया गया था, उसके बाद वाले आईपीएल में वो शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने लगातार प्रैक्टिस किया है और उसी प्रैक्टिस के दम पर उनका प्रदर्शन भी धीरे धीरे, जो मिस्ट्री स्पिनर एक वक्त पर उनको कहा जाता था, वो फिर से अपनी मिस्ट्री और अपने उंगलियों पर काबू पाने में जो सफल हुए हैं। और यही कारण है कि वरुण चक्रवर्ती टीम में वो पूरी तरह से जगह जो है डिजर्व करते हैं। वरुण चक्रवर्ती के अलावा कॉम्बिनेशन के रूप में हम अगर देखें, तो एक रवि बिश्नोई जो है युवा खिलाड़ी है, जोशीला खिलाड़ी है, तेज तर्रार खिलाड़ी है, डरने वाला खिलाड़ी नहीं है। तो रवि बिश्नोई पूरी तरह से जगह बनाते, मतलब उनका हक बनता है टीम में, क्योंकि उनका प्रदर्शन भी, चाहे पिच कोई भी रहती है, वो अपना इंपैक्ट डालने में कामयाब रहते हैं। उनकी फील्डिंग भी शानदार है। आप अगर एक मैच में देखा जाता है, पहले एक वक्त बात होती थी हार्दिक पांड्या की, कि वो कहीं ना कहीं नजर आ जाते थे। रवि बिश्नोई भी उसी प्रकार के खिलाड़ी है। उनका कभी फील्डिंग में वो नजर आ जाते हैं, अपना जी जान झोंक देते हैं, कभी बॉलिंग में वो शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, 2 से 3 विकेट ले लेते हैं। अगर बैटिंग करने का मौका आता है तो बैटिंग भी थोड़ी बहुत वो कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बैट पकड़ना नहीं जानते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, वरुण चक्रवर्ती ही हो गए कि वो बहुत बैटिंग नहीं कर पाते उतनी अच्छे तरीके से, लेकिन रवि बिश्नोई उस प्रकार के खिलाड़ियों में गिनती नहीं होती है। तो इसलिए रवि बिश्नोई जो है टीम में अपना एक प्रॉपर स्पिनर के रूप में रवि बिश्नोई टीम में अपना स्थान पक्का करते हैं। वाशिंगटन सुंदर की बात रही, तो वाशिंगटन सुंदर के लिए
लिए जगह बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी जगह पर अक्षर पटेल जो है टीम के उप कप्तान रहेंगे और उप कप्तान टीम से बाहर नहीं होता है। एक ही शैली के खिलाड़ी है दोनों, वाशिंगटन सुंदर हुए और अक्षर पटेल दोनों एक शैली के खिलाड़ी है। स्पिनर है, बल्लेबाजी कर लेते हैं, मौका आने पर तेज तर्रार बल्लेबाजी कर लेते हैं। और वाशिंगटन दोनों, इसीलिए अक्षर पटेल का पलड़ा जो है थोड़ा सा भारी हो जाता है। इसीलिए अगर ये तीन कॉम्बिनेशन है, अगर तीन स्पिनर को खिलाया जाता है तो यही तीन कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया उतर सकती है। इसके अलावा फास्ट बॉलर में भी देखिए मोहम्मद शमी तो रहेंगे ही, अंकित राजपूत को मौका दिया गया है, जो टेस्ट सीरीज में भी उनको मौका दिया गया था। हालांकि उनका प्रदर्शन उतना शानदार नहीं रहा था, लेकिन उनको इस बार टी20 में मौका दिया गया है। और कोलकाता के वो खिलाड़ी अंकित हर्षित राजपूत, माफ कीजिएगा, हर्षित राणा, उनका प्रदर्शन कोलकाता में रहा और गंभीर के काफी हर्षित राणा, माफ कीजिए, हर्षित राणा, उनका प्रदर्शन जो है कोलकाता के लिए शानदार रहा था। तो इसीलिए गंभीर के भी करीबी माने जाते, इसीलिए उनको टीम में। लेकिन एक खिलाड़ी और भी है जिनकी चर्चा जो है हम शायद भूलते हुए नजर आ रहे हैं, अर्शदीप सिंह। लगातार जो है वो काफी निखर कर सामने आ रहे हो। जिस तरीके से उनका जो यॉर्कर करना, जिस तरीके से हमने देखा था जब वो शुरू में आए थे थोड़े से नर्वस लगते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वो मैचेस खेलते जा रहे हैं। और टीम इंडिया के अगर हम टी20 की अगर हम बात करें तो टी20 के सबसे बेहतर गेंदबाजी के तौर पर वो नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार मैचेस में वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा इंपैक्टफुल होगा कि अर्शदीप सिंह किस तरीके से बॉलिंग करते हैं, क्योंकि जो बॉलिंग अटैक की जिम्मेदारी होगी अगर फास्ट की अगर हम बात करें तो वो अर्शदीप पर ही होगी। अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी ये दो मुख्य गेंदबाज हो सकते हैं। इसके बाद हर्षित राणा को मौका मिल सकता है। और स्पिनर के तो स्पिनर ऑलराउंडर की बात कर चुके हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या जो है महत्वपूर्ण, वो मेन गेंदबाज नहीं है, लेकिन उनका स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक रेट जो है, चाहे वो मिडिल ओवर में हो या फिर डेथ ओवर में हो या फिर ओपनिंग में, कहीं भी उनको गेंदबाजी दे दी जाती है तो अपना इंपैक्ट डालने में कामयाब होते हैं। तो इंडिया के पास सबसे बड़ी बात है कि ऑलराउंडरों की जो है फौज है बहुत मजबूत है। और इसी कारण से इंडिया के लिए एक सिर दर्द भी है कि किस खिलाड़ी को बैठाएंगे, किस खिलाड़ी को टीम में लाएंगे। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द जो है इस सीरीज में रहने वाला है। लेकिन अंकित, ये सिर दर्द अच्छा है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है और आपके सामने जो है इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम है जो टी20 फॉर्मेट के लिए जानी जाती है। और उनकी टी20 फॉर्मेट के जो प्लेयर है वो अलग ही लेवल के क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के पास अगर ऑप्शन है तो काफी बेहतर है। फिलहाल अभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीम इंडिया का जो है ऐलान कर दिया गया है घरेली, जो यहां पर टी20 सीरीज होने वाली है इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की, उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि उप कप्तान अक्षर पटेल को बनाया गया है। वहीं सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के कप्तान है। साथ ही कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिसमें यहां पर नीतीश रेड्डी को जो है मौका दिया गया। साथ ही साथ अक्षर पटेल को जो है उप कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस सीरीज में मोहम्मद शमी की जो है वापसी हो रही है, वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल अभी के लिए स्पोर्ट्स अड्डा में बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।